सब लोग तो पिछले सेशन में देखा था हमने स्किन, अब उसमें ही देख रहे हैं स्किन में ही होता है बर्न। आज हम बर्न पढ़ने वाले हैं, लगे रहिए हमारे साथ। हीट इलेक्ट्रिसिटी केमिकल तथा रेडिएशन के कांटेक्ट अथवा एक्सपोजर द्वारा टिश्यू की इंजरी होने को बर्न कहते हैं। ईटियोलॉजी है इसकी। थर्मल बर्न में होता है फ्लैम, हॉट लिक्विड, स्ट्रीम अथवा हॉट ऑब्जेक्ट्स द्वारा बर्न होना। केमिकल बर्न, स्ट्रॉन्ग एसिड तथा एल्केलाइन व अन्य केमिकल कंपाउंड द्वारा बर्न होना। इलेक्ट्रिसिटी बर्न, इलेक्ट्रिकल एनर्जी द्वारा पैदा हीट से बर्न होना। रेडिएशन बर्न, लॉन्ग टाइम तथा रेडियो एक्टिव सोर्स से एक्सपोज द्वारा बर्न। रेडियोथेरेपी, सनबर्न तथा हीट स्ट्रोक आदि से बर्न। एस्टिमेशन ऑफ बर्न डेप्थ एंड बर्न साइज। बर्न्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बर्न डेप्थ एंड बर्न साइज। पहला है बर्न डेप्थ। बर्न की डेप्थ के अनुसार बर्न को 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। वो इस प्रकार है: 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री और 4th डिग्री। ये कंटेंट है। जैसे इंजरी, एपिडर्मिस लेयर जली, उसको 1st डिग्री। स्किन पक्ष में नॉर्मल 1st डिग्री होता है। पेन एंड इंजरी साइट पेनफुल हो और डिक्रीज बॉडी कूलिंग, तो इसको 1st डिग्री। कूलर स्वेलिंग एट साइट में इरिथ्रोमेटोस और ब्लिस्टर नहीं हो, इसको 1st डिग्री कहेंगे। और हीलिंग टाइम 3 से 7 दिन में हो जाता है। इस तरीके से एपिडर्मिस प्लस पार्ट ऑफ डर्मिस जल जाए, सम स्किन फंक्शन डर्मिस, सीवियर पेन, ब्लिस्टर, और 2nd डिग्री सही होती है 21 से 28 दिन में। ऐसे ही 3rd डिग्री सबक्यूटेनियस टिश्यू जल जाए, मोस्ट स्किन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, नम्स हो जाए, एडिमा बर्न ब्लैक और वाइट कलर का हो जाए, ये सब 3rd डिग्री में आता है और इसकी हीलिंग होती है 3 से 6 वीक में। ऐसे ही 4th डिग्री है, स्किन प्लस सबक्यूटेनियस प्लस मसल प्लस बोन तक जल जाए तो इसको 4th डिग्री में रखा गया है। कंप्लीट लॉस ऑफ स्किन फंक्शन, जिसमें इसमें पेन नहीं होता है, कंप्लीट ब्लैक हो जाती है, ये 4th डिग्री में रखा गया है। मंथ ऑफ ईयर लग जाते हैं इसमें सही होने में। सेकंड समझा गया बर्न साइज के अनुसार। बर्न साइज को TBSA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। बर्न साइज का निम्न 2 में से किसी एक टेक्निक द्वारा निर्धारण किया जाता है। जैसे पहला है रूल ऑफ 9, वेलनेस रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 में प्रत्येक बॉडी पार्ट को टोटल बॉडी सरफेस एरिया में 9% अथवा 9% के मल्टीपल माध्यम से एक्सप्रेस किया गया है, इस चित्र के माध्यम से। और रूल ऑफ 9 को हमने पहले पढ़ाया है रूल ऑफ 9 टॉपिक के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। सेकंड है लैंड बॉर्डर फॉर्मूला। यह मेथड रूल ऑफ 9 से अधिक एक्यूरेट मेथड है। इस मेथड में उम्र के अनुसार प्रत्येक बॉडी पार्ट का TBSA बदलता रहता है। मोस्ट कॉमनली यह मेथड चिल्ड्रन से यूज होता है, जो कि ये सारणी के द्वारा बताया गया है। ये काफ़ी बड़ी सारणी है। एरिया और एज के अनुसार कितना जला है वो इसमें एक्यूरेट बताया जाता है। यह है हेड, नेक, एंटीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर ट्रंक, राइट बटक्स, लेफ्ट बटक्स, जेनाइटलिया, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट फोरआर्म, लेफ्ट फोरआर्म, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, और राइट थाई, लेफ्ट थाई, राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट फुट, लेफ्ट फुट, ये सब इसमें बताया गया। लैंड बॉर्डर फॉर्मूला में एज के अनुसार हेड व लेग के TBSA में मेजर चेंजेस होता है। जैसे न्यूबॉर्न के हेड व TBSA में 19% होता है, जबकि एडल्ट में 7% होता है। वह न्यूबॉर्न में लेग का TBSA 21, जबकि एडल्ट में 33 होता है। न्यूबॉर्न और एडल्ट दोनों में ही लेग तथा हेड का TBS 40% होता है। इस तरीके से इस सारणी को समझाया गया है। इसमें नोट दिया गया है, जब बर्न एरिया 70% से अधिक ज़्यादा होता है तो आधे से ज़्यादा विक्टिम की डेथ हो जाती है। सभी 4th डिग्री बर्न, 3rd डिग्री बर्न में TBSA का 10% से अधिक तथा 2 डिग्री बर्न में एडल्ट में 25% तथा बच्चों में 10% या अधिक TBSA का बर्न होना मेजर या एक्सटेंशन बर्न कहलाता है। मैनेजमेंट ऑफ बर्न। क्लाइंट की क्लिनिकल मैनेजमेंट को 3 फेज में बांटा जाता है तथा प्रत्येक फेज की एक विशेष की प्रायोरिटी होती है। जैसे पहला है इमरजेंट रेस्क्यूसिटिव फेज। इमरजेंट या रेस्क्यूसिटिव फेज में बताया गया है, यह फेज इंजरी होने के समय से शुरू होता है तथा पेशेंट के हीमोडायनामिकली स्टेबल होने से कैपिलरीज परमेबिलिटी के नॉर्मल होने या फ्लूइड रेस्यूसिटेशन होने तक रहती है। इस फेज का ड्यूरेशन 48 से 72 घंटा होता है। इस फेज का मेजर कर्षण हाइपोवोलेमिक शॉक, एडिमा बनना तथा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लाइक
हाइपरकैलेमिया, हाइपरसीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया होता है। इट इंक्लूड्स प्री हॉस्पिटल केयर एंड इमरजेंसी हॉस्पिटल केयर। अब देखेंगे प्री हॉस्पिटल केयर। प्री हॉस्पिटल केयर में बताया गया है विक्टिम को बर्न के सोर्स से दूर करें, इंजरी की डेप्थ को कम करने के लिए इंजरी एरिया को 1 मिनट के अंदर ही कूल करें। टैप वाटर एक्सेप्टेबल होता है किंतु आइस से कभी कवर नहीं करें। बर्न क्लॉथिंग को रिमूव करें, एयर ब्रीथिंग तथा सर्कुलेशन को असेस करें। केमिकल बर्न में वाउंड में सराउंडिंग एरिया में केमिकल हटाने हेतु सर्वप्रथम सैलाइन सॉल्यूशन या वाटर से फ्लिश करें। पेशेंट को स्टेराइल तथा क्लीन टैप वाटर से भीगे हुए कपड़े डेपेंड क्लॉथ द्वारा कवर करें। केवल 10% से कम स्मॉल थर्मल बर्न में यदि पॉसिबल हो तो आईवी रूट द्वारा नेक्रोटिक या ओपोड एनाल्जेसिक ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन या हीरोइन को देवे। इमरजेंसी हॉस्पिटल केयर। इमरजेंसी हॉस्पिटल केयर में है इस फेज की शुरुआत फ्लूइड थेरेपी शुरू करने से होती है तथा कैपिलरी परमेबिलिटी सामान्य होने तक रहती है। बर्न के तुरंत बाद इंजर्ड टिश्यू के कुछ एसोसिएटिव सब्सटेंस जैसे कैटेकोलेमाइन, एड्रेनालिन व नोरएड्रेनालिन व हिस्टामिन निकलते हैं तो कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिसके कारण प्लाज्मा के स्लीप रिस्कर होकर सराउंडिंग टिश्यू में आने से ब्लिस्टर और एडिमा बन जाते हैं। इसे फ्लूइड का थर्ड फेज में शिफ्ट होना कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हाइपोवोलेमिक शोक हो सकता है। शुरुआत में हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, सेल्यूलर डिस्ट्रैक्शन तथा हीमेटोक्राइट बढ़ जाता है। जीआईटी में ब्लड फ्लो कम होने से इंटेस्टाइनल इलियोस लूज ऑफ बावल मैटर्निटी हो जाता है। 15% टीबीएसए से अधिक बर्न में सामान्यतः आईवी फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला फॉर फ्लूइड रेसुसिटेशन फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। पहला है मॉडिफाइड ब्रॉक फार्मूला 0.5 से 15 ml बॉडी वेट इन किलोग्राम परसेंट ऑफ टीबीएसए बर्न सॉल्यूशन यूज्ड आरएल एंड 5% एल्ब्यूमिन इन आइसोटोनिक सैलाइन। इन्फ्यूजन रेट प्रथम 8 घंटे में हाल्फ तथा नेक्स्ट 16 घंटे में बचा हुआ फ्लूइड हाल्फ देते हैं। सेकंड है पार्कलैंड या बैक्स्टर फार्मूला 4 ml इंटू बॉडी वेट इंटू परसेंट ऑफ टीबीएसए बर्न सॉल्यूशन यूज्ड आरएल। इन्फ्यूजन रेट हाल्फ इन फर्स्ट 8 आवर एंड 1/4 इन इंच नेक्स्ट 8 आवर। यह इंडिया में अधिक यूज होता है। थर्ड है मॉडिफाइड पार्कलैंड 4 ml पर बॉडी वेट इन किलोग्राम पर परसेंट ऑफ टीबीएसए बर्न प्लस 15 ml पर एम स्क्वायर ऑफ टीबीएसए सॉल्यूशन यूज्ड आरएल। इन्फ्यूजन का टाइम इंजरी होने के टाइम से कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला तो केवल गाइडलाइन होते हैं, वास्तव में फ्लूइड देने का असेसमेंट निम्न पैरामीटर द्वारा फ्लूइड की शरीर में पर्याप्तता के द्वारा किया जाता है, जैसे यूरिन आउटपुट 3 से 50 ml पर आवर। इट इज़ मोस्ट कॉमन यूज्ड पैरामीटर। इट इज़ मोस्ट रिलायबल पैरामीटर फॉर कार्डियक आउटपुट एंड टिश्यू परफ्यूजन। बीपी सिस्टोलिक मोर देन 90 mmHg measure by arterial line and pulse rate less than 120 beat per minute। नेक्स्ट 24 आवर इन ब्लड वॉल्यूम को एक्सपेंड करने के लिए 0.3 से 0.5 ml पर इंटू वेट इन किलोग्राम इंटू परसेंट ऑफ टीबीएसए बर्न की रेट से कोलोइड सॉल्यूशन एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन एडमिनिस्टर किया जाता है। फेस तथा हेड के बर्न में बेड के हेड को 30% या इससे अधिक एलिवेट करते हैं। ट्रैकियल या लैरिंजियल एडिमा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तथा इंट्यूबेशन की नीड को असेस करने हेतु मॉनिटर करें। इनहेलेशन इंजरी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल के 15% से नीचे नहीं आने तक टाइट फिटिंग नैरो बेथर फेस मास्क द्वारा 100% ऑक्सीजन देवें। वेट को डेली मॉनिटर करें। पहले 72 आवर में 6 से 9 किलोग्राम वेट गेन करना नॉर्मल होता है। आईएम में सबक्यूटेनियस रूट से मेडिकेशन देने को अवॉइड करें, क्योंकि सीवियर हाइपोवोलेमिया में एब्जॉर्प्शन यूरेलिएबल होता है। बर्न के द्वारा कोर्टिकोस्टेरॉइड व कैटेकोलेमाइन के सिक्रेशन बढ़ने तथा ग्लूकोनियोजेनेसिस व ग्लाइकोजेनेसिस के कारण हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। अतः बर्न के तुरंत बाद डेक्सट्रोज नहीं देना चाहिए। इमरजेंट फेज में
पोटेशियम व शुगर कम तथा सोडियम अधिक दे, क्योंकि सेल्यूलर डिस्ट्रैक्शन के कारण हाइपरकैलेमिया होने के चांस होते हैं। असेप्सिस, असेप्सिस में है हैंड वॉशिंग, स्टेराइल शीट का यूज, गल्व कैप, मास्क, शो कवर, क्रैब क्लॉथ तथा प्लास्टिक एप्रॉन द्वारा स्ट्री एसेप्सिस को मेंटेन करते हैं, क्योंकि बर्न में इम्यून सिस्टम इम्पेयर हो जाता है। अब है एस्केरोटोमी। एस्केरोटोमी में है सर्कमफेरेंटाइल बर्न में कॉन्स्ट्रैक्शन या प्रेशर कंपार्टमेंट सिंड्रोम को रिलीव करने के लिए बर्न एस्कर जले हुए डेड टिश्यू में एक लॉन्जिट्यूडिनल इंसिजन लगाना, जिससे ब्लड वेसल पर कॉन्स्ट्रैक्शन व प्रेशर कम होने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसे एस्केरोटोमी कहते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसमें एक लिमिटेड स्पेस में प्रेशर बढ़ने से उस स्पेस में टिश्यू के फंक्शन में ब्लड सर्कुलेशन में कंप्रोमाइज होना होता है। अब है फैसियोटोमी। यदि एस्केरोटोमी से कॉन्स्ट्रैक्शन या प्रेशर रिलीव नहीं हो तो सबक्यूटेनियस टिश्यू व फैसिया में से होकर एक इंसिजन देना। इट इज आल्सो यूज्ड इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इन दोनों प्रक्रियाओं को बेड साइड पर बिना एनेस्थीसिया के किया जा सकता है। सेकंड है एक्यूट फेज वाउंड हीलिंग। यह फेज कैपिलरी परमेबिलिटी नॉर्मल होने से या क्लाइंट के हीमोडायनेमिक स्टेबल व डायूरेसिस होने से लेकर वाउंड के क्लोज होने तक होता है। इस फेज में एडिमेटस टिश्यू से फ्लूइड का मोबिलाइजेशन प्रारंभ हो जाता है। मेजर कंसर्न ऑफ दिस फेज आर लिम्फोसाइट्स व इम्यूनोग्लोबिन के कम बनने व न्यूट्रोफिल व मैक्रोफेज फंक्शनल में बदलाव होने के कारण इम्यून सिस्टम डिप्रेस होने से इन्फेक्शन होना, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में पोटेशियम के शिफ्ट होने से हाइपोकैलेमिया होना, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड शिफ्ट होने से हाइपरवोलेमिया होना। इस फेज में मुख्य फोकस इन्फेक्शन कंट्रोल, वाउंड केयर, वाउंड क्लोजर, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, पेन मैनेजमेंट तथा फंक्शंस व कॉस्मेटिक आउटकम को मैक्सिमाइज करने के लिए फिजिकल थेरेपी देना होता है। कुरलिंग व अल्सर में अकर एट एंड ऑफ फर्स्ट वीक आफ्टर बर्न। डिब्रिजमेंट वाउंड हीलिंग को प्रमोट करने व एस्केर के नीचे बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए एस्केर को हटाना डेब्रीमेंट कहलाता है। डेब्रीमेंट के बाद एंटी माइक्रोबियल बर्न एजेंट जैसे सिल्वर सल्फेडाइजाइन, इसमें एस्केर को पेनेट्रेट करने की एबिलिटी होती है, तो टॉपिकली एपिकल अप्लाई करते हैं। हाइड्रोथेरेपी, क्लीनिंग ऑफ वाउंड बाय शॉरिंग फ्रॉम फॉर 30 मिनट्स। न्यूट्रिशन, मेजर बर्न वाले पेशेंट में BMR 40 से 100 गुना बढ़ जाती है, इसलिए वाउंड हीलिंग को प्रमोट करने तथा इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हाई कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तथा विटामिन डाइट देते हैं। मेजर बर्न रिक्वायर्स मोर देन 5000 कैलोरी पर डे। इन्फेक्शन में फ्लूइड लॉस को रोकने के लिए स्किन ग्राफ्टिंग यूजुअली ऑन डे 5 to 21 ऑफ इंजरी, मुख्यतः ऑटो ग्राफ्टिंग द्वारा वाउंड क्लोज करना। ग्राफ्टेड साइट को 3 से 7 दिन तक वाउंड बेड में अडहेर व अटैच होने के लिए एलिवेट या इमोबिलाइज रखने की सलाह देवें। ग्राफ्ट साइट को फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, WBC के टेम्परेचर के बढ़ने तथा हीमाटोमा फॉर्मेशन होने के लिए मॉनिटर करें। थर्ड है रिहेबिलिटेशन फेज रेस्टोरेटिव। यद्यपि रिहेबिलिटिव बर्न के प्रथम दिन से ही स्टार्ट हो जाता है, फिर भी फॉर्मूला रिहेबिलिटेशन बर्न वाउंड के लगभग हील हो जाने पर शुरू होता है। इस फेज के मुख्य गोल्स वाउंड हीलिंग को प्रमोट करना, इमोशनल सपोर्ट देना और क्लाइंट को अधिक फंक्शन कर सकने में समर्थ बनाना होता है। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। और नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम फंगल इन्फेक्शन।